Hitler orders the bombing of Warsaw. साल 1944 Months. Japan has destroyed the Allied forces. वर्ल्ड वॉर II लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। The end of Great Britain's dominion. अलाइड फोर्सेस एक्सेस पावर्स पर भारी पड़ रही थी। जर्मनी, जापान और इटली लगभग बैकफुट पर आ चुके थे। इस दौरान जान माल का नुकसान तो हुआ ही, इसके साथ ही यूरोप के कई देशों की हालत भी खराब हो चुकी थी और लगातार जंग के चलते इन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तबाह हो चुका था। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों ने एक ऐसी संस्था के गठन की प्लानिंग की जिसके जरिए यूरोपीय देशों के साथ साथ उन देशों की भी मदद की जा सके जिनकी इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर II के दौरान पूरी तरह उजड़ चुकी थी। इसके लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में एक समिट का आयोजन किया गया, जहां 44 देशों के 730 डेलीगेट्स इकट्ठा हुए। इन 44 देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल था, जो उस वक्त ब्रिटिशर्स के अधीन था। इस समिट को नाम दिया गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में जिन दो संस्थाओं का प्रस्ताव पारित हुआ, वो आगे चलकर दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाएं बनी, जिनका वर्चस्व यूरोप समेत दुनिया के 189 देशों पर है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की, जिसे बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। That's what led to the World Bank changing its vision. And I think that the World Bank is now doing and has been doing for a number of years. इस वीडियो में हम अपना फोकस रखेंगे इसी वर्ल्ड बैंक पर और बताएंगे आपको कि वर्ल्ड बैंक आखिर काम कैसे करता है, कैसे ये देशों की मदद करता है और जिस पैसे से वर्ल्ड बैंक आर्थिक तौर पर कमजोर देशों की मदद करता है, वो पैसा आखिर आता कहां से है। साथ ही वर्ल्ड बैंक की डार्क साइड पर भी बात होगी कि कैसे ये संस्था कुछ देशों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है और वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इसके गलत इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटते। और सबसे अहम सवाल, भारत के लिए वर्ल्ड बैंक की क्या अहमियत है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है वर्ल्ड बैंक का। ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत और वक्त लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं अपने किस्से पर। वर्ल्ड बैंक कितनी बड़ी संस्था है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के 170 देशों में वर्ल्ड बैंक का स्टाफ काम करता है और 130 देश ऐसे हैं जहां वर्ल्ड बैंक के ऑफिसेज हैं और हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। जानते हैं दुनिया भर के देशों में वर्ल्ड बैंक एक साल में कितना पैसा बांटता है? 2023 के डेटा पर नजर मारें तो वर्ल्ड बैंक ने 72.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर लोन और ग्रांट के तौर पर दुनिया भर के कई देशों को दिए हैं। इंडियन रुपए में बात करें तो ये पैसा 61 खरब रुपए से भी ज्यादा बनता है। हमारे जैसे लोग तो जीरो गिनने में ही हाँफ जाएंगे। खैर, लौटते हैं वर्ल्ड बैंक पर। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड बैंक अकेली संस्था नहीं है, ये 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का एक समूह है। इनमें पहली संस्था है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, जिसका काम होता है मिडिल इनकम वाली डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि जो थोड़े कम गरीब देश होते हैं उनको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना। दूसरी संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे IDA भी कहा जाता है, जो लो इनकम वाली डेवलपिंग कंट्रीज यानी ज्यादा गरीब देशों को लॉन्ग टर्म लोन्स देती है। ये लोन बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होता है। इसके साथ ही ये संस्था उन देशों को हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट जैसी फील्ड्स में सुधार के लिए टेक्निकल असिस्टेंस और पॉलिसी एडवाइस भी करती है। तीसरे नंबर की संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC। ये संस्था डेवलपिंग कंट्रीज के प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर काम करती है और वहां की बिजनेस अंडरटेकिंग्स को फाइनेंस करने से लेकर उनके लिए पैसा जुटाने में भी मदद करती है। चौथे नंबर पर आती है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे मीगा भी कहा जाता है। कई डेवलपिंग कंट्रीज को पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सिविल वॉर्स, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट या फिर हाई करप्शन की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
ऐसी स्थिति में मीगा अपना काम करती है, जो उस कंट्री में इन्वेस्ट करने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स के फंड की सेफ्टी का भरोसा दिलाती है। पांचवी और आखिरी संस्था है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी ICSID। इस संस्था का काम है डेवलपिंग कंट्रीज और उनके फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच सुलह समझौता करवाना और लीगल मामलों को सुलझाना। ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ही वर्ल्ड बैंक बनाती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड बैंक जिस पैसे से बड़े बड़े देशों की मदद करता है, वो सारा पैसा आखिर आता कहां से है? असल में वर्ल्ड बैंक की इनकम के टोटल 5 सोर्स होते हैं। पहला सोर्स है मेंबर्स कंट्रीब्यूशन। यह सबसे अहम सोर्स होता है जिससे वर्ल्ड बैंक फंक्शन करता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर देशों की संख्या है 189। ये देश वर्ल्ड बैंक को फंडिंग देते रहते हैं, जिससे वर्ल्ड बैंक के पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि वो गरीब देशों की मदद कर पाता है। लेकिन क्या आपको पता है वर्ल्ड बैंक को सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है और भारत वर्ल्ड बैंक को पैसा देने के मामले में कितने नंबर पर आता है? ये रही टॉप डोनर कंट्रीज की लिस्ट। इस लिस्ट में नंबर 1 पर अमेरिका है और ये सिर्फ एक रैंक नहीं है। जो देश जितनी फंडिंग करता है वर्ल्ड बैंक में उसका उतना ही रसूख होता है, माने उसकी उतनी ही ज्यादा चलती है। तो वर्ल्ड बैंक में अपनी चलाने के मामले में भारत अभी 7वें नंबर पर है। अब जिस देश की वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा चलती है, वो देश वर्ल्ड बैंक के अहम फैसलों और नीतियों पर उतना ही ज्यादा प्रभाव भी रखता है। यानी किस देश को उधार देना है, कितना देना है, किसे नहीं देना है, किसका उधार माफ करना है, ऐसे सभी फैसलों में उस देश की सबसे ज्यादा सुनी जाती है। 2022 के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका के पास वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स है। इसके बाद इन देशों का नंबर आता है। यही वो एरिया है जो वर्ल्ड बैंक की डार्क साइड के साथ जुड़ता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। खैर, मेंबर कंट्रीब्यूशन के अलावा वर्ल्ड बैंक की कमाई के कुछ और जरिए भी होते हैं, जिसे एक एक कर समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की कमाई का दूसरा तरीका है बॉन्ड्स इशू करना। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स रिलीज करता है। IBRD इन बॉन्ड्स को दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट में बेचता है। इन बॉन्ड्स को दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि बैंक की क्रेडिट रेटिंग काफी मजबूत है, जिससे ये काफी लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट एसेट बनता है और इसी वजह से दुनिया इसमें इन्वेस्ट करती है, जिससे वर्ल्ड बैंक अच्छी खासी इनकम जनरेट करता है और इस पैसे को विकासशील देशों को कर्ज देने में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की कमाई का तीसरा जरिया है लोन से मिलने वाला इंटरेस्ट। वर्ल्ड बैंक जिन जिन देशों को लोन देता है उनसे वो ब्याज भी वसूलता है। हालांकि ये दरें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होती हैं। अमीर देशों के लिए ये थोड़ी ज्यादा होती हैं तो गरीब देशों के लिए थोड़ी कम। वर्ल्ड बैंक ब्याज से होने वाली इस कमाई का इस्तेमाल भी लोन देने के लिए करता है। वर्ल्ड बैंक की कमाई का चौथा जरिया है लोन रीपेमेंट। अब जिन देशों को वर्ल्ड बैंक लोन देता है, अगर वो समय पर वर्ल्ड बैंक को वो पैसा वापस कर देते हैं तो वर्ल्ड बैंक दोबारा उस पैसे को किसी और जरूरतमंद देश की मदद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। वर्ल्ड बैंक की कमाई का अगला जरिया है उसे मिलने वाली ग्रांट और डोनेशन। वर्ल्ड बैंक को अलग अलग स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए समय समय पर तरह तरह के ग्रांट्स और डोनेशंस मिलते रहते हैं। ये डोनेशन किसी सरकारी संस्था से भी मिल सकती है या फिर किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी से भी। कई बड़ी बड़ी कंपनियां एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए समय समय पर वर्ल्ड बैंक को फंड्स देती रहती हैं, जिससे वर्ल्ड बैंक आगे विकासशील देशों की मदद करता रहता है। वर्ल्ड बैंक ने शुरुआत से लेकर अब तक किस तरह देशों की मदद की है, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री पर भी नजर मार लेते हैं। साल 1946 में वर्ल्ड बैंक की पहली एनुअल मीटिंग हुई थी और वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहला लोन फ्रांस को दिया था। ये लोन $250 मिलियन का था। साल 1947 में वर्ल्ड बैंक ने यूनाइटेड नेशन से हाथ मिला लिया, जो उस वक्त खुद अपने शुरुआती दौर में था। 1948 में चिली पहला ऐसा नॉन यूरोपियन देश बना जिसे वर्ल्ड बैंक ने $13.5 मिलियन का लोन दिया। ये लोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए था ताकि वहां पर पानी से बिजली पैदा की जा सके। फिर 1951 में जापान ने सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन की और 1952 में जापान भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बन गया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जापान की हालत काफी खराब थी। ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने 1953 में जापान को 31 प्रोजेक्ट्स के लिए $863 मिलियन का लोन दिया। ये लोन थर्मल पावर प्लांट्स, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को खड़ा करने से लेकर सिंचाई और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए दिया गया था, जिसकी वजह से युद्ध से त्रस्त जापान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। हालांकि वर्ल्ड बैंक आगे कई दशकों तक जापान को ऐसे ही लोन देता रहा। फिर 1963 में 18 अफ्रीकन कंट्रीज वर्ल्ड बैंक की मेंबर बनी, जिन्हें उस वक्त नई नई आज़ादी मिली थी। खैर 1960 के दशक के अंत तक यूरोप के देशों की इकोनॉमी में सुधार आने लगा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह वर्ल्ड बैंक ही था। जापान भी धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रहा था, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों पर ध्यान देना शुरू किया जो अब भी गरीबी से जूझ रहे थे। उनमें से एक देश भारत भी था। तो लगे हाथ वर्ल्ड बैंक और भारत के रिश्तों की एक टाइमलाइन पर भी नजर मार लेते हैं। 1949 में वर्ल्ड बैंक ने भारत को सबसे पहला लोन दिया था, जो इंडियन रेलवेज की डेवलपमेंट के लिए था। वर्ल्ड बैंक द्वारा किसी एशियन देश को दिया गया ये सबसे पहला लोन था। 1950 के दशक में जब भारत अपने शुरुआती पावर और स्टील प्लांट्स बना रहा था, तब भी वर्ल्ड बैंक ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज मुहैया करवाई। इसके अलावा कलकत्ता और मद्रास के पोर्ट डेवलप करने से लेकर एयर इंडिया को एक्सपेंड करने में भी भारत की मदद की। 1960 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने भारत में खेती व्यवस्था को बेहतर बनाने को प्रयासरत भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन में मदद की, उसके लिए पैसे का बंदोबस्त भी किया। फिर 70 के दशक में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गठन में भी वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की, ताकि देश के अनाज को अच्छे से स्टोर किया जा सके, और ऑपरेशन फ्लड के जरिए अमूल मॉडल के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पूरे देश तक पहुंचाने का काम भी वर्ल्ड बैंक ने ही किया, जिसकी वजह से भारत दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक बनकर उभरा। 1980 और आने वाले दशकों में ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज से लेकर पावर ग्रिड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सड़कों के निर्माण, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और कोविड-19 के दौरान भारत की मदद करने तक में वर्ल्ड बैंक ने हर जगह भारत का साथ दिया। और वर्ल्ड बैंक ने ऐसी मदद सिर्फ भारत की ही नहीं की, बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों की, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। अब भारतीय होने के नाते एक आंकड़ा आपको और जानना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने जिस देश को सबसे ज्यादा लोन दिया है वो भारत ही है। 2022 के आंकड़ों पर नजर मारी जाए तो भारत पर वर्ल्ड बैंक का 38.3 बिलियन डॉलर का लोन है, और भारत के बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े कर्जदार हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, जो है डार्क साइड ऑफ वर्ल्ड बैंक। अमेरिका का इस संस्था पर पूरा कंट्रोल है। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था खड़ी करने के पीछे अमेरिका का ही हाथ था, और वर्ल्ड बैंक को अमेरिका ने ही सबसे ज्यादा पैसा दिया है। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चर में अगर कोई छोटा सा भी बदलाव होता है तो अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसके पास इस बदलाव को रोकने के लिए वीटो पावर है। इसके अलावा सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स भी अमेरिका के ही पास है। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का चयन अमेरिका के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। इसी वजह से अब तक जो वर्ल्ड बैंक के 14 प्रेसिडेंट्स चुने गए हैं वो सभी यूनाइटेड स्टेट्स के ही नागरिक हैं। इनमें सिर्फ एक अपवाद है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो बुल्गारिया से हैं। लेकिन उन्होंने पूर्णकालिक नहीं बल्कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के तौर पर ही कुछ वक्त के लिए कार्यभार संभाला था, लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में ही ये बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। इसकी बात भी हम आगे करेंगे। फिलहाल अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आगे बढ़ाया था। वो भी अमेरिकी नागरिक ही हैं। अब भैया सीधा सा गणित है, वर्ल्ड बैंक उसी मुल्क की मदद करेगा जिसके लिए अमेरिका हामी भरेगा, और जिस मुल्क की मदद की जाएगी उसे कई तरह के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए भी कहा जाएगा, जैसे सेटिंग ऑफ फिस्कल कंट्रोल्स, टैक्स रिफॉर्म्स को बढ़ावा देना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को भी बढ़ावा देना।
अब जिस देश में एफडीआई के नियमों में बदलाव होगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी कंपनियां ही उठाती हैं। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि एक तरफ अमेरिका पैसा देता है तो दूसरी तरफ उस पैसे की उगाही का साधन भी बना लेता है। और रही बात प्रेसिडेंट की, तो वर्ल्ड बैंक का सारा कंट्रोल उसके प्रेसिडेंट के हाथ में होता है और वो वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मई 1999 में बाल्कन वॉर्स के दौरान यूएस मिलिट्री द्वारा सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में स्थित चाइनीज एम्बेसी पर बम गिराया गया। हालांकि कहा जाता है कि यह बम गलती से गिराया गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। चाइना ने इसका कड़ा विरोध किया और मुआवजे की मांग की। NATO's Barbarian Act is a gross violation of the United Nations Charter. और अमेरिका ने मुआवजा देने की बजाय चाइना को वर्ल्ड बैंक से सस्ती दरों पर लोन देकर उसका मुंह बंद कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने अमेरिका के कहने पर चाइना को काफी भारी भरकम लोन दिया था। ये लोन लॉन्ग टर्म था, जिसका इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर था, जबकि वर्ल्ड बैंक के नियमों के मुताबिक ये लोन सिर्फ गरीब देशों को ही मिल सकता था। सोचिए, जिस पैसे पर किसी गरीब देश का हक था, वो अमेरिका ने अपनी राजनीति के चलते चीन जैसे देश को दे दिया। वर्ल्ड बैंक से जुड़ी अगली कंट्रोवर्सी इसके द्वारा जारी की जाने वाली एनुअल रिपोर्ट्स से भी जुड़ती है। वर्ल्ड बैंक हर साल 2 रिपोर्ट्स निकालता है, पहली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स और दूसरी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इन रिपोर्ट्स में वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर देशों की आर्थिक हालत में सुधार और वहां बिजनेस करना कितना आसान है, इस आधार पर उन्हें रैंकिंग देता था। इसी रैंकिंग के आधार पर बड़ी बड़ी कंपनियां उन देशों में निवेश करती थी। लेकिन इससे जुड़ा पहला विवाद 2010 में सामने आया, जब ब्राजील को लगातार डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में लो रैंकिंग मिल रही थी। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि जिस टीम को ये रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है, वो बाकी देशों से पैसा लेकर उनकी रैंकिंग को अच्छा दिखा रही थी, जिससे ब्राजील की रैंकिंग पर असर पड़ा और ब्राजील को अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ। लेकिन क्या अमेरिका ने इस पर कोई एक्शन लिया? नहीं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से जुड़ा एक और स्कैंडल 2021 में सामने आया, जब वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो 2019 में वर्ल्ड बैंक की एक्टिंग प्रेसिडेंट थी, उन पर आरोप लगाया कि जॉर्जीवा ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में चाइना की रैंकिंग को ऊपर दिखाने के लिए उस पर प्रेशर बनाया था। असल में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2017 में चाइना की रैंकिंग 78 थी और आरोप लगाने वाले स्टाफर ने यह दावा किया कि चाइना की 2018 की रैंकिंग 85 आ रही थी, लेकिन जॉर्जीवा ने उसे चीन की रैंकिंग को 2017 की रैंकिंग से अच्छा दिखाने का दबाव बनाया था, जिससे चीन को अरबों डॉलर का फायदा हुआ। हालांकि अमेरिका और आईएमएफ ने क्रिस्टीना जॉर्जीवा को निर्दोष बताया था, लेकिन इस विवाद के बाद वर्ल्ड बैंक ने 2021 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को छापना बंद कर दिया। ऐसे और भी कई स्कैंडल्स हैं जो वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं और अमेरिका, चीन जैसे देश अपने फायदे के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक की डार्क साइड को देखकर एक बात तो साफ है कि संस्था चाहे जितनी भी बड़ी हो, करप्शन और राजनीति उसके मूल मकसद को खत्म कर देते हैं। तो ये है वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हमारा पूरा किस्सा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।